हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक और लेक्चर वीडियो लेके आए हैं। तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना सेल क्या होता है, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और सेल्स की ग्रुपिंग कैसे करते हैं। इससे पहले के लेक्चर अगर नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला टॉपिक है अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को समझने से पहले हम जरा सेल की एक बार मैकेनिज्म समझते हैं कि सेल में होता है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक सेल बना रखा है। तो ये एक सिंपली सेल है। इस सेल के अंदर हमें पता है इलेक्ट्रोड होती है ऐसे। अगर कभी सेल को तोड़ा होगा तो ऐसे एक रॉड देखी होगी, काले कलर की ब्लैक कलर की रॉड दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड होती है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव को हम कहते हैं एनोड और नेगेटिव को कैथोड। ये बेसिक है, सबको पता है। अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये तो पता है, ये भी पढ़ा हुआ हमने कि यहाँ से जब चार्ज निकलता है, यानी जब इसको कनेक्ट करते हैं हम किसी सर्किट में, तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे जा रहा होता है, राइट। ऐसे फ्लो होगा यहाँ ऐसे, फिर यहाँ, फिर ये पॉजिटिव ऐसे आएगा, फिर पॉजिटिव ऐसे, फिर यहाँ से। अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो चलो हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो इस वायर के थ्रू चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। बट जैसे ये चार्ज यहाँ आएगा तो ये देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव तो अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन ये पॉजिटिव जो है इसको रिपेल करेगा। सिंपल सा लॉजिक है अपने पास, है ना। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, ये इसको रिपेल करेगा। अब इस रिपल्सन के अगेंस्ट हमें इस चार्ज को यहाँ लेके जाना है। क्या करना है, इस रिपल्सन के अगेंस्ट इस चार्ज को यहाँ लेके जाना है। तो इसके इंटरनली क्या होता है, ये जो इसके अंदर जो मटेरियल हमने भरा हुआ है उसकी वजह से इसके अंदर वर्क होगा। यानी सिंपल सी बात है, बैटरी पुश तो करेगी टर्मिनल से, है ना। चार्ज जाएगा, नहीं जाएगा तो सर्किट इनकम्प्लीट। जैसे चार्ज अंदर जाएगा तो इसके अंदर एक पुश फोर्स लगती है, जिसकी वजह से ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। क्लियर है, ये पुश फोर्स लगती है। अब पुश फोर्स लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, पुश फोर्स लग रही है। अब ये मटेरियल का बना हुआ है किसी न किसी, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है इसके अंदर, जो भी मटेरियल होता है इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। खुद रॉड भी किसी मटेरियल की बनी हुई है। और हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, बस किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, बट रेजिस्टेंस होता है। अब वो क्या करता है, इस चार्ज को, ये जो चार्ज अंदर गया इसके फ्लो को अपोज करता है। तो जिस रेजिस्टेंस की वजह से ये चार्ज का फ्लो अपोज हो रहा है उसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इट मींस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल विद द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक 5 वोल्ट की बैटरी है। सिंपल सा समझते हैं इसको, और मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाता हूँ। 5 वोल्ट की बैटरी, इट मींस 5 जूल वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है एक कूलम चार्ज को फ्लो कराने में। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, V इक्वल्स टू W बाय Q। क्लियर, वर्क डन अपॉन में चार्ज पढ़ा था हमने सेकंड चैप्टर में। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो वर्क किया जाता है वो कहलाता है हमारा पोटेंशियल। ये तो क्लियर है ना, मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब जरा देखते हैं, देखो ये हो गया। अब यहां से यहां तक यानी 5 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, 5 जूल वर्क हो रहा है एक कूलम चार्ज को। क्लियर, अब ये भी है कि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। क्लियर, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। अब वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, जब इसके अंदर जाएगा तो रेजिस्टेंस की वजह से अपोज हो रहा है मोशन। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी का कुछ ना कुछ तो कन्वर्जन हो रहा होगा अंदर आके रेजिस्टेंस की वजह से, यानी रेजिस्ट करने का मतलब क्या है, एक तरह से फ्रिक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये चार्ज मूव करता है तो ड्यू टू रेजिस्टेंस यहाँ पे ये जिसकी जो एनर्जी है 5 जूल, उसमें से कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, हीट में। और वो हीट जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं करती करंट में, है ना। यानी चार्ज के फ्लो में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, यानी हीट की फॉर्म में वो एनर्जी वेस्ट हो रही है। इट मींस यहाँ से अगर मान लेते हैं हम 5 वोल्ट अगर भेज रहे हैं हम ईएमएफ, है ना, ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट कितना जा रहा होगा, 4 जूल ही वर्क हो रहा होगा एक कूलम चार्ज को मूव कराने में। बाकी 1 जूल कहाँ चली गई, हीट की फॉर्म में लॉस हो गई। क्लियर, हीट की फॉर्म में लॉस हो गई। तो इससे एक चीज और पता चला कि जो
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ईएमएफ और उसमें देखिए रिलेशन देखें यहाँ ईएमएफ में यहाँ 5 वोल्ट है और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 4 जूल। इट मींस ईएमएफ हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा रहेगी। तो अगला टॉपिक हमारा वही था, ठीक है, उसको भी पहले मैंने समझा दिया, बाकी उसको आगे और क्लियर कर देंगे कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा ईएमएफ से कम रहेगा। तो उसका मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे एक्सप्रेशन कर दिया है समझाने के लिए, ठीक है, दोबारा एक बार और समझा देंगे। अब आता है किस किस फैक्टर पर जो हमारा है इलेक्ट्रोलाइट का नेचर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करता है, फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड का नेचर, यानी सिंपली मटेरियल कैसा है उसके नेचर पे, है ना। रेजिस्टेंस में भी हमने पढ़ा हुआ है कि मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो सेम इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स किस मटेरियल से बने हो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा पहला रेजिस्टेंस। दूसरा डिपेंड करेगा जो इलेक्ट्रोलाइट जो केमिकल भरा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, अंदर जितना ज्यादा थिक होगा वो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो, तो जितना ज्यादा वो क्या होगा थिन यानी डाइल्यूट होगा उतना कम रेजिस्टेंस। तीसरा आता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, यानी अगर एक सेल ऐसे होगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ये जितना लंबा होगा तो ये एक एंड से दूसरे एंड तक चार्ज को फ्लो होने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस जितना बढ़ गया रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, ठीक है, उस पे लगाएगा, क्या करेगा, पोजीशन फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से उसका फ्लो धीरे धीरे हो जाएगा। दूसरा कहता है इनवर्सली वेरी विद, यानी अगर हम इसका एरिया बढ़ा दें, एरिया बढ़ा देते तो वहां भी हमने पढ़ा हुआ है एरिया बढ़ाते ही इलेक्ट्रोड्स का एरिया बढ़ाते ही इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ये भी हम ऑलरेडी उसमें स्टडी कर चुके हैं रेजिस्टेंस वाले में, ठीक है। अब आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। तो ये अपना सेल था, ठीक है, और ये हमने इसकी इलेक्ट्रोड ली थी, राइट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, अब ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो इसे हम हायर पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं, ठीक है। जैसे कि बोला था कि अगर ये 5 वोल्ट ईएमएफ है इसकी, ये क्या है ईएमएफ 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट से जब यहाँ से चार्ज निकल रहा था ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे कनेक्ट होकर फिर यहाँ जा रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको वर्क कितना कर रहा था इनिशियली, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 5 वोल्ट इनिशियली, वैसे तो होना चाहिए था 5 जूल अपॉन में 1 कूलम, बट जैसे ही ये इसके अंदर जाता है तो ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स और ड्यू टू रेजिस्टेंस अपोज करता है, अपोज करने की वजह से कि जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। तो 5 वोल्ट ना होकर जो वो वर्क कर रहा है वो कितना कर रहा है यहाँ 4 जूल ही, 4 जूल का मतलब कितना हो रहा है, एक तरफ से ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया हमारा, हम 5 वोल्ट ईएमएफ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 4 वोल्ट, है ना, जूल अपन में कूलम 4 वोल्ट, तो इट मींस जो 1 जूल है वो कहाँ चली गई, हीट के फॉर्म में, हीट बन के कन्वर्ट हो गई। तो इसी वजह से जब भी सर्किट क्लोज होती है, क्लोज मतलब कनेक्टेड होगी, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा ईएमएफ से कम होगा, और इस बात को हम मैथमेटिकली भी आगे प्रूव करेंगे डायग्राम के सॉरी डेरिवेशन के थ्रू। ये तो मैंने अभी डायग्राम के थ्रू और थ्योरेटिकली समझाया कि ऐसा होता है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपना टॉपिक था। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज सर्किट, 2 इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाता है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर, इट मींस इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं हम स्मॉल आर से, ईएमएफ और वी। ये क्या है स्मॉल आर, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ई हो गया ईएमएफ और वी हो गया अपना पोटेंशियल। चलिए, तो ये रेजिस्टेंस है आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में बल्ब हो सकता है, कुछ भी टीवी हो सकती है, तो इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ की लगा देता हूँ एक, ये के की हो गई, और इसके अक्रॉस लगा दिया वोल्ट मीटर।
इसकी ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया आर, ठीक है, ए, और ये ले लिया हमने बी पॉइंट। यहाँ से इतना तो पता है करंट आई जाएगा, करंट आई वापस आएगा, ठीक है। ये इनिशियली एक सर्किट है, बेसिकली ये क्या है, एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, तो ये डॉटेड जो पोर्शन है ये पूरे एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। अब जैसे हम की के क्लोज करेंगे, व्हेन की के क्लोज, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, ये कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके अंदर करंट जो है चार्ज फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो हमने ईएमएफ दिया ई, अब ईएमएफ की वजह से इसमें क्या होता है, एक वर्क डन तो होगा इसकी वजह से, यानी एक पोटेंशियल जो बन रहा है इसकी वजह से वर्क डन हो रहा है यहाँ पे चार्ज को मूव करने में एक एंड से दूसरे एंड में, और वो कहलाता है हमारा वी, ड्यू टू दिस एंड दिस, ठीक है। और दूसरा होगा इस सेल के अंदर में जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी डैश, समझ में आया। ई इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल, इन दोनों का, और पोटेंशियल इन दोनों का, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्क डन हो रहा है किसी चार्ज को इस रेजिस्टेंस के थ्रू मूव कराने में, और दूसरा वर्क डन हो रहा है उस चार्ज को इस रेजिस्टेंस के थ्रू मूव कराने में। तो V इक्वल्स टू तो हो गया अपने पास I इंटू आर, वही V डैश इक्वल्स टू हो गया आई आर। इस वैल्यू को जब यहाँ पुट करेंगे तो E इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर, तो E I कॉमन ले लेते हैं, आ गया R प्लस आर, तो EMF आ गया है कि, क्लियर। अब यहां से अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो आ गया E अपॉन में R प्लस आर, इट मीन्स करंट I हो गया करंट, ये हो गया टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, क्लियर। अगर हम V निकालेंगे तो V इक्वल्स टू आई आर, यानी इस पोटेंशियल की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, इस वोल्टमीटर की कितना ये मेजर करेगा, तो I की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे E अपॉन में R प्लस आर इंटू आर, तो V आ गया, एक वैल्यू ये आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, कुछ नहीं का कन्वर्जन आ रहा है सारा। अब जो बात हमने पढ़ी थी उसको भी हम प्रूव करते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को उठाता हूँ मैं, E इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर, E इक्वल्स टू ये होता है V के बराबर, इसको मैं एज इट इज आई आर लिखता हूँ, इसको देने के जाएंगे तो V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ठीक है, E माइनस आई आर। अब सपोज एग्जाम्पल जैसे मैंने वहां पे लिया था कि 5 इसकी वैल्यू है, ठीक है, 5 वोल्ट का हमने सेल लेट किया था, और अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू 1 भी आ रही है तो V की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 वोल्ट, इट मींस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF से हमेशा कम होगा, क्लियर है यहाँ तक, इजी था। चलिए अब अपन लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़े से केसेस देख लेते हैं। केसेस कैसे, एक तो मैं ले रहा हूँ अपने पास फॉर्मूला आ गया कि ये E इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर, या E इक्वल्स टू ये भी यूज कर सकते हैं V इक्वल्स टू E माइनस आई, कोई भी, ठीक है, सारे फॉर्मूले एक दूसरे से हैं। तो एक तो मैं पहले ले रहा हूँ, यहाँ पे नोट लिख लेंगे कि ड्यूरिंग, ये केस है अपना चार्जिंग का, चार्जिंग का सेल, चार्जेबल सेल होते हैं, पता है ना, जैसे कि हमारे होता है मोबाइल फोन में होते हैं, ठीक है, बेसिक सी वो बैटरी है, ठीक है, चार्जिंग है सेल, तो सेल जब चार्ज होता है क्या करते हैं हम, तो सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड is connected to positive end of battery charger and negative terminal of
इलेक्ट्रोड विद नेगेटिव बैटरी चार्ज। ठीक है, सिंपल क्या मान लेते हैं अपने पास, यहाँ ये एक चार्जर है, ठीक है, ये चार्जर है, ये दो एंड है इसके, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। अब सिंपल सा कोई भी सेल है, मान लेते हैं ये अपने पास सेल है, इसी को ऐसे समझाते हैं। तो ये सेल का पॉजिटिव एंड हो गया और ये सेल का, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए पॉजिटिव को हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को हमेशा नेगेटिव से, तभी जाके ये जो सेल है ये चार्ज होगा। ठीक है, चार्जर का पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से, नेगेटिव एंड नेगेटिव से, तब जाके ये सेल जो है दोबारा से चार्ज हो पाएगा। इस केस में जो अपने पास V इक्वल्स टू E माइनस आई आर था, ये हो जाएगा V इक्वल्स टू E प्लस आई आर। तो फॉर्मूला पूरा चेंज हो जाएगा, V इक्वल्स टू E प्लस आई आर। ठीक है, अब एक और इसमें मैं केस लेता हूँ, केस अपने पास 4 ओपन सर्किट में क्या होता है, अगर सर्किट ओपन है यानी कट हो जाता है, कोई भी सर्किट पीछे हमने पढ़ी थी, तो I 0 हो जाता है हमेशा। ठीक है, और फॉर्मूला अपने पास आ रहा है V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो I 0 हो गया तो V इक्वल्स टू, तो इसमें इससे क्या पता चल रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू EMF ऑफ, तो किस कंडीशन में EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होते हैं, तो ओपन सर्किट के केस में। कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है और आ भी जाता है, तो अपने को सिंपल सप्लाई कर देना कि ये ओपन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से अगर हम यहाँ पे कोई कट मार देते हैं, वायर को कट कर देते हैं, तो V और E हमेशा क्या होगा, इक्वल। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब करते हैं हम इनके कुछ ग्राफ्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व करते हैं, तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया है उसके बेसिस पे पहला है अपना E वर्सेस R ग्राफ ओपन सर्किट के लिए। तो ओपन सर्किट के लिए जैसे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये I 0 हो जाता है तो V इक्वल्स टू E हो जाएगा, है ना, V इक्वल्स टू। तो सिंपल सा फंडा है, ग्राफ कैसे बनेगा, एक तरफ अपने को क्या रखना है R और एक तरफ, दोनों ही इक्वल है V और E, तो इट मींस किसी भी पॉइंट पे ले लो, तो ये हो गया इस पॉइंट पे V और E बराबर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो, क्योंकि जो भी वैल्यू इसकी पुट करेंगे वही वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, और इक्वल का ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट ग्राफ। अब सेकंड ग्राफ है अपने पास V वर्सेस R। तो अभी भी जैसे हमने V का एक कॉन्सेप्ट बनाया था हमने, V इक्वल्स टू E R अपॉन में R प्लस R। तो इसको ध्यान से देखिए, यहां से मैं अगर R कॉमन लूंगा तो अपने पास क्या बचेगा, 1 प्लस R अपॉन, फॉर्मूला आ गया V इक्वल्स टू E अपॉन में 1 प्लस R। ठीक है, ग्राफ बनाना है, पहले कुछ सिचुएशन देखते हैं। अगर हम V को इनिशियली V और R के बीच बनाना है ना, पहले मैं R अगर 0 करता हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ R 0 रख दिया, कहीं भी रख दीजिए, ये तो बहुत डायरेक्ट होता है। R 0 रखूंगा तो V की वैल्यू 0, पहला मिल गया अपने को। ठीक है, अब R की वैल्यू क्या रखेंगे हम, इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, R की वैल्यू R के बराबर रखेंगे, तो ध्यान से देखिए, R बाय R ये कट गया, क्या बचेगा 1, 1 प्लस 1 2, तो ये बच गया। अब V इक्वल्स टू E बाई 2, है ना, R की जगह R पुट करा, डिवाइड किया 1, 1 प्लस 1 2 E बाई 2। तीसरा, अगर R की वैल्यू हम इनफाइनाइट पुट करते हैं, चलिए पुट कर दीजिए इनफाइनाइट, कहीं भी पुट कर सकते हैं, यहाँ करेंगे 1 ओवर इनफिनिट 0, ये तो खत्म, ये क्या बचा, या ये इधर पुट कर देते हैं, देखो 1 ओवर इनफिनिट 0, ये पूरा फ्रैक्शन हो गया 0। कैसे, देखिए 1 प्लस R अपॉन में इनफिनाइट, 1 अपॉन इनफिनाइट 0, ये खत्म,
E by 1, it means V equals to E। तो इन्हीं वैल्यूज को लेके हम पुट करते हैं, एक तरफ अपने को रखना है R और दूसरी तरफ अपने को रखना है V। ठीक है, इनिशियल वैल्यू तो यहाँ मिल गई अपने को 0 पे 0, तो ये तो बहुत क्लियर हो गया। अब जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं R की वैल्यू, तो ये कैसे बन रहा है अपने पास E by 2, फिर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, तो इट मीन्स जो ग्राफ बन रहा है वो ऐसे, यहाँ कहीं जो होगा इस पॉइंट पे, है ना, V इक्वल्स टू क्या है E by 2 और यहाँ वैल्यू आ रही है R। अब जैसे हम इन्फिनिटी कर रहे हैं तो इस पोर्शन पे V इक्वल्स टू आ रहा है E और R इक्वल्स टू क्या आ रहा है अपना इनफाइनाइट, तो ये बन जाएगा इसका ग्राफ। क्लियर। अगर नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं इसका, वो है V वर्सेस I। सिंपल सा फंडा, क्लोज सर्किट अपने पास, ठीक वही है अगेन। तो V वर्सेस I बनाना है तो अरेंज करते हैं, V इक्वल्स टू माइनस IR प्लस AMF। अब हमने पढ़ा Y इक्वल्स टू आता है अपना MX प्लस C। कंपेयर करेंगे क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू हो गई है ना, ये कांस्टेंट हो गया, x R को रिप्रेजेंट, तो M जो आ रहा है अपने इक्वल्स टू आ रहा है नेगेटिव, कंपेयर करने पे आ रहा है नेगेटिव, इट मींस जो स्लोप बनेगा वो कैसे बनेगा हमारा नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू पुट करते हैं हम कि हम I को अगर 0 पुट करते हैं तो V E के बराबर, नेक्स्ट में अगर V को 0 पुट करते हैं तो I जो होगा वो, ठीक है, ये हो जाएगा, या E इक्वल्स टू हो जाएगा I by R, इस टाइप से। ठीक है, E इक्वल्स टू I by R हो जाएगा, तो I इक्वल्स टू ER। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या हो रहा है, एक तरफ तो हम रखेंगे इसमें I और दूसरी तरफ रख दिया हमने V। ठीक है, क्या करें जब I 0 है, I यहाँ 0 होगा कि x एक्सिस पे I है, तो I यहाँ 0 हो गया, V की वैल्यू कुछ होगी यहाँ पे E। ठीक है, नेक्स्ट हम V0 कर रहे हैं तो यानी y इस x एक्सिस पे V कहीं 0 होगा, तो I की वैल्यू क्या आ रहा है ER, या E की वैल्यू I by R आ रहा है। ठीक है, I की वैल्यू आ रहा है E into R, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो और ये क्या बता रहा है अपना नेगेटिव स्लोप, स्लोप कैसा है यहाँ पे नेगेटिव। तो बेसिकली ये हो जाएंगे हमारे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। क्लियर, तो ये कर्व्स थे जो बेसिकली हमने अभी भी इस जो फॉर्मूला ड्राइव होता है उसके बेसिस हमने यहाँ पे ड्रॉ कराए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल्स को ग्रुपिंग कैसे करते हैं। ग्रुपिंग मतलब हो गया कि सेल्स को कनेक्ट कैसे करते हैं, जैसे हमने वहाँ पे रेजिस्टेंस पढ़ा था कि रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे हम देखेंगे सेल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। वही दो मेथड है कनेक्ट करने के, सीरीज एंड पैरेलल। अब सीरीज में क्या होता है एंड टू एंड ज्वाइनिंग। अब एंड टू एंड कैसे होगा, तो एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव से होगा, फिर दूसरे वाले का नेगेटिव तीसरे वाले के पॉजिटिव से, और ऐसे करते करते प्रोसेस चलती रहेगी, यानी ऐसे करते करते कनेक्ट करते रहेंगे। इसको आप बेसिकली घर पे भी कर सकते हैं। जो अपने पास जो 10-10 रुपए के जो सेल आते हैं घड़ी में डालते हैं हम लोग वॉल क्लॉक में, उसको लिए 2 सेल, तो जो एक प्लेन सरफेस होता है उसका एक, और एक वो होता है जिसमें थोड़ा सा पोर्शन निकला होगा, उन दोनों को ऐसे कनेक्ट करिए और उसके नीचे एक पेपर रखिए, पेपर रख के ऐसे कनेक्ट करके ऐसे रैप कर दीजिए, तो ये बन गया सीरीज कनेक्शन। सिंपल सा, बहुत इजीली बना सकते हैं हम सीरीज कनेक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या होगा कि ये एक हो गया, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, इससे कनेक्ट हो गया ये दूसरा, तो इस टाइप से हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये ले लिया हमने एंड ए, ये ले लिया बी और ये ले लिया सी, ये आ गया E1। अब रह गया इनके इंटरनल रेजिस्टेंस, चलिए इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, E1 ये हो गया R1। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया हमने B, ये हो गया E2, ये हो गया, ये ले लिया C। अगर हम बात करेंगे इसकी, इस वाले सेल की अगर बात करेंगे, ध्यान से अगर देखें, इस सेल के अंदर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इट मींस ये हायर पोटेंशियल पे ये नहीं। तो अगर हम इसका VAB निकालेंगे तो क्या होगा VA माइनस
VB, क्लियर। और VA माइनस VB इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस I R1। इसके अंदर करंट कितना जा रहा होगा, करंट तो सेम रहेगा अपना, क्लियर। ये क्वेश्चन बन गया अपने पास फर्स्ट VAB की। अब इन दोनों सेल के लिए अगर मैं बात करूं, सेकंड सेल के लिए, तो VBC हायर पे सॉरी B पॉइंट हो गया, लोअर पे C, तो क्या होगा VB माइनस VC, और ये इसी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा E2 माइनस I। अब मुझे अगर टोटल इसका निकालना है, यानी हायर ए हायर पे रखा हुआ है और लोअर पे रखा हुआ है C, पूरे ज्वाइनिंग के लिए, पूरे कनेक्शन के लिए, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, VAB प्लस VBC। अब जरा पहले हम इस टर्म के अकॉर्डिंग करते हैं, AB VA माइनस VB प्लस VB माइनस, देखिए वही आएगा VA माइनस VC, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो। बट हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये दो इक्वेशन है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इसी में। तो VAC इक्वल्स टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। ये वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2। देखिए अब दो सेल थे यहाँ पे, तो E1 प्लस E2 आ रहा है, 3 होता तो E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 चलता रहता अपना, क्लियर। तो इट मीन्स अपने पास जो V आ रहा है वो बेसिकली क्या आ रहा है, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, है ना, वही कॉन्सेप्ट आ गया घूम फिर के E माइनस IR। तो यहाँ से अपने पास दो चीजें मिल गई कि E इक्विवेलेंट जो है वो हो गया E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट डॉट, एक तो ये मिल गया इक्विवेलेंट निकालना है, तो दूसरा R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R1 प्लस R2 प्लस, इट मीन सीरीज में निकालना है तो सिंपली रेजिस्टेंस और किसको, EMF को ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे हमने ज्वाइनिंग देखिए यहाँ पे कैसे है, नेगेटिव को पॉजिटिव से। अगर कभी केस ऐसे जाता है कि अगर कोई बैटरी ऐसे है, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे है, और ये E1 है, E2 है, मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल जो है इसकी V है, इसकी V1 है, या V2 है, इसकी V1 है, कंडीशन है कि V2 इज ग्रेटर देन V1 आ रहा है, या ऐसे कुछ दे रखा है, पोटेंशियल या EMF हाई दे रखा है, ये भी मान लेते हैं हम सिंपली कि E2 जो है इज ग्रेटर देन E1 है। तो E नेट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वहाँ E2 अभी प्लस कर देते हैं, वहाँ E2 माइनस E1, ठीक है। ये निकल गया अपने पास इक्विवेलेंट EMF निकल गई, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें भी केस पढ़ लेते हैं कि अगर N, केस क्या है कि when N numbers of cells are connected in series, ठीक है, कि मान लिया कि वैन जब n नंबर सेल, मतलब बहुत सारे सेल जो है सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे कि एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे करते करते अपने पास क्या बन रही है, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर रखा है आपने, कुछ ऐसे सिंपल सा, ठीक है, E1 E2। तो सिंपल सा क्या हो गया कि जो E इक्विवेलेंट होता है वो क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम कंडीशन ले लेते हैं फॉर आइडेंटिकल सेल, अगर सेल्स कैसे हो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सब इक्वल है, ठीक है। तो इसको E1 E2 ना करके हम क्या करते थे, सबको E तो ये E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, NE के बराबर। सिमिलरली जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, R प्लस डॉट 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 N, दैट इज NR, ठीक है।
अब अपने पास रिलेशन आया, देखिए एक ये, एक हमने पीछे की रिलेशन पढ़ा था, ये रहा ई आर अपॉन में आर प्लस आर, ठीक है। रिलेशन आया था v इक्वल्स टू ई आर अपॉन में आर प्लस आर। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया एन ई आर अपॉन में आर प्लस एन आर, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या बन गया था, आर से आर कट गया था, तो ये आया था एन ई अपॉन में 1 प्लस, ये स्मॉल आ रहा है ना, 1 प्लस एन आर बाय आर। क्लियर? ऐसे लिया था हमने, ऐसे भी ले सकते हैं उसको, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? आता है वी की वैल्यू। तो जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, सिंपली आर जो होगा वो एन टाइम्स हो जाएगा और ईएमएफ जो होगा वो भी एन टाइम्स हो जाएगा ना। सिंपल सा फंडा अपने पास कि एन आइडेंटिकल है तो एन एन टाइम्स हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे ना थोड़े से दो केस करते हैं। केस 1, ठीक है। कंडीशन है कि इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन ये, ठीक है, आर जो है वो इससे बड़ा है तो एन आर जो है इसको क्या कर देंगे हम, नेगलेक्ट कर देंगे। ये नेगलेक्ट हो गया तो v इक्वल्स टू कितना आ रहा है, सिंपल सा अपने एन ई आर अपॉन में आर, ठीक है। आर से आर खत्म तो v इक्वल्स टू एन ई हो गया, तो v इक्वल्स टू होता है अपने पास आई आर, तो आई इक्वल्स टू आ रहा था अपने पास e अपॉन में आर प्लस एन आर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब ये नेगलेक्ट होने की वजह से तो i इक्वल्स टू कितना आ रहा है, e बाय आर, i इक्वल्स टू e बाय आर। फर्स्ट केस अगर r बड़ा है तो एन आर नेगलेक्ट, ये आ गया और ये हो गया जाएगा एन ई, एन ई। दूसरा केस लेंगे हम, केस 2, इस बार एन आर जो है हमारा, एन आर इज ग्रेटर देन आर, तो इस बार आर नेगलेक्ट कर देते हैं हम, तो आई कितना आएगा, ठीक है। v तो निकाल दिया लेकिन हम आई भी निकालेंगे क्योंकि मेन जो काम है हमारे यहाँ पे आई को चेक करना है, ठीक है। अब ये नेगलेक्ट हो गया तो एन ई अपॉन में एन आर आ रहा है अपने पास, दैट इज आई इक्वल्स टू, अब यहां से कंपेयर करिए आई इक्वल्स टू ई बाय आर कब, जब एन आर ज्यादा है, और आई इक्वल्स टू एन ई बाय आर जब आर ज्यादा है। तो इन दोनों में से आई की वैल्यू ज्यादा किस पे है, ई बाय आर तो दोनों के पास है, लेकिन ये एन टाइम्स है। अगर यहाँ एन 2 भी होगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इस केस में जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी मैक्सिमम, ठीक है। इस केस में करंट की वैल्यू आएगी मैक्सिमम। तो यहाँ पे अपना सीरीज कंप्लीट हो गया है और सीरीज के सारे केसेस हमने यहाँ पे स्टडी कर लिए। नेक्स्ट, अब है अपना सेल्स इन पैरेलल। अब पैरेलल में कैसे होता है कि सबके पॉजिटिव एक एंड से, सबके नेगेटिव एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो सबके पॉजिटिव जो है, जैसे कि ये रहा, ये मैंने यहाँ पे 3 सेल का अरेंजमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, 2 सेल के ले लेते हैं फिलहाल के लिए। ये हो गया E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R1। यहाँ देखिए सबका पॉजिटिव इस एंड से कनेक्ट कर दिया, सबका नेगेटिव इस एंड से। ये हो गया E2 R2, A B1 B2 C, सिंपल सा है, वही है, ठीक है। A B1, अब पहले का देखें तो ऐसे कनेक्ट है, दूसरा जो है वो ऐसे कनेक्ट है। अब ये पॉजिटिव तो मान लेते हैं, इससे करंट आ रहा है I1, इससे आ रहा है I2, यहाँ जाएगा करंट I, है ना। ये सेल का करंट आ रहा है I2, इसका I1, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, 2 करंट यहाँ पे बन रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ से भी कितना आ रहा होगा, ये I करंट, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई अपने पास। अब अपने को I1 और I2 निकालना है, तो अगर हम बात करें पहले सेल के लिए, फॉर सेल 1, ठीक है, पहले सेल के लिए। अब अपने पास वही फंडा होता है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। अब इसका निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा,
अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका यहाँ से और इसका यहाँ से, तो दैट इज VV1 माइनस VV2, क्योंकि हायर पे तो ये, लोअर पे ये किसके बराबर होगा, V, हम डायरेक्ट कैसे ले लेंगे इसको, या तो V1 V2 ले लो या AC इस पॉइंट से, ठीक है, तो दो ही तो सेल है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, E1 माइनस I1 R1, और ये क्या रहेगा, सॉरी पैरेलल है तो ये इक्वल हो जाएगा, AC फिर दोबारा लिखना पड़ेगा AC, तो ये इक्वल हो जाएगा ना, पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल इक्वल। अब अपने को यहाँ से निकालना है I की वैल्यू, इसको इधर लेके जाते हैं, I1 R1 इक्वल्स टू E1 माइनस V, तो I1 कितना आ गया अपने पास, E1 माइनस V अपॉन में R1, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब करते हैं हम यहाँ पे सेल 2 के लिए, फॉर सेल 2 अगेन V इक्वल्स टू VB1, इसका भी B1 ये है, माइनस VB2 इसका भी ये है, एंड तो दोनों के सेम है, बट हम नीचे से कंसीडर करेंगे, अब पोटेंशियल दोनों का सेम है, ये हो जाएगा E2 माइनस IR2, यहाँ से अगेन I की वैल्यू वैसे आ जाएगी, I2 इक्वल्स टू E2 माइनस V अपॉन में R2, इक्वेशन 3। इन दोनों इक्वेशन को कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट, तो I इक्वल्स टू I1 E1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन में, इसको करते हैं E1 अपॉन में R1 माइनस V अपॉन में, सिंप्लीफाई कर दिया, इसको भी E2 अपॉन में R2, दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेपरेट कर दिया हमने, ठीक है, E वालों को एक तरफ और V वाले एक तरफ, ये आ रहा अपने पास E1 R1 प्लस E2, ऐसे माइनस कॉमन ले लो और V कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्लियर, ये आ जाएगा R1 R2, R1 से R1 डिवाइड हो गया, यहाँ बच गया E1 R2 प्लस R2 से R2 डिवाइड तो आ गया E2 R1, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा R2 प्लस R1, तो इसको तुम R1 R2 भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, और इधर बचा I। अब कंपेयर करने के लिए हम लोग किसकी इक्वेशन बनाते हैं, V की इक्वेशन, है ना, ये वाली V इक्वल्स टू E माइनस R, तो सारी टर्म को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, पहले इसको दोबारा यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए I इक्वल्स टू आया था अपने पास E1 R2 E2 R1 अपॉन में R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2, V को इधर लेके आओ, I को इधर लेके जाते हैं, तो V R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2, ये आ गया E1 R2 E2 R1 R1 R2 माइनस I, चलो I तो आ गया, अब सारी टर्म को इधर लेके जाओ, V इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2, यहाँ आके क्या हुआ, ये R1 R2 ऊपर और नीचे R1 प्लस R2, सेम यहाँ हो जाएगा, ये इधर R1 R2 अपॉन में नीचे R1 प्लस, अब यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, तो V इक्वल्स टू हो गया E1 R2 प्लस 2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, माइनस ये आ गया I R1 R2 अपॉन में R1 प्लस, ये आ गया, इट मीन्स I के साथ R होना चाहिए, हो गया, तो इट मीन्स ये तो हो गया इक्विवेलेंट I और ये हो गया R इक्विवेलेंट। अब यहाँ से E इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, वेयर जो E इक्विवेलेंट है वो आ रहा है अपने पास E1 R2 E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, क्लियर, और R इक्विवेलेंट ध्यान से देखिए वो आ रहा है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस, अब ये किसका आता है, याद है ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, तो देखिए इसको अगर सिंपल करेंगे तो ये हमने ऐसे पढ़ा हुआ है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, करके देख लीजिए सिंप्लीफाई, R2 प्लस R1 अपॉन में R1 R2
रेसिप्रोकल करेंगे तो यही आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और यानी आर इक्विवेलेंट वही लगेगा जो बेसिकली रेजिस्टेंस में पैरेलल का लगता है। यहाँ भी पैरेलल सेल है तो रेजिस्टेंस पैरेलल वाला। ई इक्विवेलेंट लगाना है, निकालना है तो ये कॉन्सेप्ट अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन फर्स्ट सेल का ईएमएफ सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर प्लस सेकंड सेल का ईएमएफ और फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और अपॉन में दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस को प्लस कर देंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास एक केस। ठीक है, ये अपने पास ये हो गया सॉल्व। अब इसमें कर लेते हैं कुछ केस। कैसे केस? जैसे उसमें लिया था कि व्हेन n number of identical cells are connected in parallel, कि n numbers of identical cells are connected in parallel। तो क्या होगा, पहले अगर हम r की बात करें तो देखिए 1/r जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 n, जो कि हो जाता है 1/r। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो r इक्विवेलेंट हो जाता है r/n। ठीक है, ये तो हो गया r इक्विवेलेंट। क्लियर? यहाँ पे r इक्विवेलेंट तो ये आ जाएगा। अब बात आती है e इक्विवेलेंट की। तो e इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो E इक्विवेलेंट अपने पास फॉर्मूला था बेसिकली E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। यहाँ भी E R देखिए सब इक्वल होगा तो क्या आएगा ये E R N E R अपॉन में N R। ये हो जाएगा सिंपल सा अपने पास E R और ये आएगा एन आर, ये एन टाइम्स आ जाएगा, एन से एन खत्म आर। ठीक है, ये हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे आई इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर प्लस आर इक्विवेलेंट, तो वैल्यू कितनी आएगी ई अपॉन में आर प्लस आर बाई एन। सॉल्व होके आएगा ये ई अपॉन में एन आर प्लस में आर। क्लियर? और ये एन चल जाएगा ऊपर। क्लियर? ये रिलेशन अपने पास यहाँ आगे एकदम केस ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस है कि इफ r बाय n इज ग्रेटर देन r, तो r क्या हो जाएगा नेगलेक्ट, यानी ये रेशियो जो है वो इससे ज्यादा बड़ा है। तो r को नेगलेक्ट करेंगे तो रिलेशन क्या आ रहा है e बाय r n ऊपर चला जाएगा। तो आई का एक इक्वेशन तो ये आ गया। ठीक है, सेम वही देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम कब हो रहा है। सेकंड केस ले रहे हैं हम कि इस बार r मच ग्रेटर देन है r बाय n से, तो इस बार r बाय n को नेगलेक्ट कर देते हैं। इसको नेगलेक्ट करेंगे तो ये आ गया e बाय ठीक है r, e बाय r बेसिक। ठीक है, तो e बाय r आ गया अपने पास। अब रिलेशन अगर देखें तो वो जो है n टाइम्स आ रहा है, तो ये जो करंट की वैल्यू होती है ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सीरीज और पैरेलल कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे कुछ इसके न्यूमेरिकल्स। तो चलिए न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 3 cells of EMF 2.0 volt, 1.8 volt, 1.5 volt are connected in series. Their internal resistances are this and this. If the battery is connected to an external resistor of 4 ohm via a very low resistance ammeter, what would be the reading in the ammeter? तो ये बेसिकली क्वेश्चन दे रखा है कि 3 सेल हैं जिनकी EMFs और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दे रखे हैं और उसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टर एक कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इट मींस ऐसे हो गया ये कुछ।
सीरीज में बोला हुआ है और उसके साथ एक एक्सटर्नल रजिस्टर, यह हो गया 4 ओम हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया 2 वोल्ट, 2 वोल्ट हो गया, ये हो गया 1.8 और ये हो गया 1.5 वोल्ट। ठीक है, इनकी ईएमएफ सीरीज और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा, इसका दे रखा 0.05 ओम, ये दे रखा 0.7 ओम और तीसरा दे रखा 1 ओम। ठीक है, और एक लो रेजिस्टेंस एमीटर लगा दिया है, तो ये लगा देते हैं एक एमीटर यहाँ सीरीज में कहीं भी। तो इस एमीटर की रीडिंग निकालनी है, इट मींस हमें यहाँ पे करंट निकालना है ना, एमीटर की रीडिंग मींस करंट। और करंट के लिए अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहाँ कि टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल ईएमएफ का मतलब ये हो गया, ये तो ई नेट हो गया। चलिए टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, सिंपल सा आर प्लस आर, सारे सीरीज में है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ई नेट। अब ई नेट कैसे निकलेगा, तो सब सीरीज में जुड़े हुए नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव, तो सबको क्या कर देते हैं, बेसिकली हम ऐड कर देते हैं 0.5 0.7 प्लस 1। क्लियर, सॉरी तो रेजिस्टेंस कर दिया ना मैंने। इनका क्या है ईएमएफ 2 प्लस 1.8 प्लस 1.5, तो ये हो गया 2 3 4, इसको ऐड कर देंगे 0.5 0.8 हो गया 1.3 1.3, तो ये हो गया 5.3। ठीक है, 5.3 वोल्ट हो गया। ठीक है, 5.3 वोल्ट हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो पहले हम इस सर्किट का तो पता ही है अपने को, ये आर नेट निकाल लेते हैं पहले। ये स्मॉल आर कैसे निकलेगा, स्मॉल आर या आर प्लस आर ही निकाल लेते हैं, जिसे हम कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आर प्लस आर किसके बराबर होगा, सब सीरीज में 4 प्लस 0.05 प्लस 0.7 प्लस 1, ये हो गया 5.75 ओम। अब निकल जाएगा अपने पास करंट, ई नेट आ गया 5.3, ये आ गया 5.75, डिवाइड कर देंगे 0.92 एम्पियर, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2.3 ओम कनेक्टेड टू द नेटवर्क गिवन। तो ये एक नेटवर्क दे रखा है। ठीक है, इसकी ईएमएफ दे रखी है 1 वोल्ट और 2/3 ओम, और इसमें हमें क्या निकालना है, करंट निकालना। अगेन आई तो टोटल ईएमएफ अपॉन में क्या होता है करंट का, वही टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा पहले। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो उसको देखते हैं। देखिए इस पॉइंट को मान लेते हैं P और इसको, तो इस टाइप के सर्किट्स हमने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं पीछे रेजिस्टेंस वाले में, बाकी आप लोगों ने भी करे होंगे। बहुत इजी होता है सर्किट, कुछ नहीं है। ये यहाँ से कनेक्ट है तो ये हायर पोटेंशियल पर है, ये वाला पोर्शन जो है। अगर ये हायर पर है तो इट मींस ये लोअर पे होगा, तो ये भी हायर ये भी हायर। तो पहले हम बना लेते हैं ये ए और बी वाला, ये हायर पे हो गया और ये हो गया लोअर पे। सेम ये हायर पे हो गया और ये वाला हो गया लोअर पे, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ ऐसे, ठीक है। ये हो गया P, पॉइंट हो गया Q, ये हो गया A, ये B और ये हो गया D और ये हो गया C। तो ये हो गया अपने पास 1 ओम 1 ओम। अब ये जो अरेंजमेंट है, ये देखिए ये दोनों जो है ये यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो इस सर्किट को जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, ये दोनों तो आ जाएंगे हमारे पास पैरेलल में, इधर से ये दोनों भी आ जाएंगे यहाँ से हमारे पास, और इनका ये दे रखा होगा सीरीज में, मींस 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ठीक है, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम पी क्यू के अक्रॉस निकाल लेते हैं। तो हम पहले पी क्यू के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, इसको मान लेते हैं हम
R1, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में कैसे सॉल्व होंगे, 1 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 1, फिर ये दोनों पैरेलल में 1 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 1, और ये दोनों सीरीज में है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। ये आ गया 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2, तो हाफ हाफ इक्वल्स टू आ गया अपने पास 1 ओम। इट मीन्स ये पूरा 1 ओम। अब ये 3 आ गए पैरेलल में, तो यहाँ से जो अपने पास R आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1। इट मीन्स ये आ जाएगा अपने पास 1 बाय 1 हो गया ना, सॉरी 1 बाय R होगा ना, 1 बाय R, तो ये आ गया 3 बाय 1, तो R आ गया 1 बाय 3, ठीक है। R आ गया 1 बाय 3। अब अपने को निकालना क्या है, इसमें निकालना है करंट। करंट निकालना है, करंट वही EMF I इक्वल्स टू टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। EMF अपने को दे रखी है यहाँ पे 1 वोल्ट, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस में आ गया 1 बाय 3, स्मॉल r दे रखा है 2 बाय 3, ये आ गया 1 अपॉन में 3 बाय 3 1, तो ये आ गया, कट के आंसर आ गया 1 एम्पियर। तो कितना करंट जाएगा इसके पास, तो इसके पास 1 एम्पियर करंट जाएगा इस सर्किट में, ठीक है। हमें सर्किट में निकालना था कितना करंट है। नेक्स्ट, a uniform wire of resistance 12 ohm is cut into 3 pieces in the ratio of 1:2:3 and the 3 pieces are connected to form a triangle. Okay, a cell of EMF 8 volt and internal resistance 1 ohm is connected across the highest of the 3 resistor. Calculate the current through each part of the circuit. क्या कह रहा है कि एक वायर है 12 ओम रेजिस्टर है उसका, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, उसको 1:2:3 पार्ट में पहले डिवाइड किया है, फिर उससे बना दिया ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाने के बाद जो सबसे बड़ा रेजिस्टर है उसके अक्रॉस सेल कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और सेल का EMF 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है। तो पहले इसको हम डिवाइड कर देते हैं 12। तो अगर रेशियो निकालना आता है तो सिंपल सा फंडा होता है इसका, रेशियो निकालने का, इन सबको ऐड कर देते हैं 6, ऊपर ही आ जाएगा 1 इंटू 12, तो ये आ गया, पहला आंसर आ गया 2। ऐसे निकालेंगे 2 बाई 6, नीचे टोटल आता है इंटू 12, तो ये आ गया 4 ओम, और तीसरा आ गया 2, ये आ गया 6 ओम। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंसेस आ जाएंगे 2, 4 और 6। इट मीन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अपने पास आ गया 6। तो इससे बनाएंगे हम ट्रायंगल। चलिए इसको मान लेते हैं 2, इसको 4 और इसको 6, इसके अक्रॉस जोड़ दिया हमने ये सेल जोड़ दिया, ठीक है। इस सेल का EMF है 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये दे दिया है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो अपने को करंट निकालना है वही टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये दोनों सीरीज में आ गए, है ना, तो इससे हम निकाल लेते हैं पहले R1, इसको R1 मान लेते हैं, इनका सम ये सीरीज में कैसे होगा, 2 + 4, ये आ गया 6। इट मींस ये भी 6 और नीचे वाला भी 6। फिर ये दोनों का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, वो कुछ ऐसे बन जाएगा, और ये ऐसे कनेक्ट है ना। इट मींस ये 6 ओम, ये अभी दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में तो इनका R नेट कैसे सॉल्व होगा, इसको R मान लेते हैं, तो 6 इंटू 6 अपॉन में 6 + 6, 36 अपॉन में 12, ये आ गया 3 ओम, ठीक है। 3 ओम आ गया। टोटल करंट निकालते हैं हम, ये क्या निकल रहा है, I टोटल, तो कैसे निकलेगा, E नेट अपॉन में R नेट। E नेट तो दे रखा है 8 वोल्ट, R नेट हो गया 3 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, तो 8 बाय में
1.4 दैट इज 2 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से जो करंट आ रहा है वो 2 एम्पियर आ रहा है। अब ये करंट डिवाइड होगा, है ना, यहाँ से ध्यान से देखिए 2 एम्पियर करंट ऐसे जा रहा है। अब ये करंट यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। क्लियर? अब यहाँ पे कैसे डिवाइड करेगा, देखिए इन दोनों का टोटल, हर क्या बोला, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब ये दोनों तो सीरीज में, इसमें तो क्या होगा, करंट इक्वल होता है सीरीज में, पैरेलल में डिवाइड हो जाता है। अगर इसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसका भी रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो दोनों के पास कितना जाएगा? सिंपल सी बात है, अगर ये करंट I1 है और ये I2 है, और कंडीशन क्या है यहाँ पे कि I1 इक्वल्स टू I2 हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस टोटल इक्वल है इनका, तो करंट भी कैसा होगा, इक्वल डिवाइड। इट मींस जो I करंट आ रहा है अपने, वो डिवाइड हो रहा है I1 प्लस I2 में, और ये दोनों इक्वल हैं, तो I1 प्लस I1, यह है 2, तो 2I1, तो I1 इक्वल्स टू आ गया 1 एम्पियर। अगर I1 1 एम्पियर है तो I2 भी कितना हो गया, 1 एम्पियर। तो दोनों में जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, 1 एम्पियर करंट जाएगा हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF 1.5 volt each joined in parallel provide supply to an external circuit consisting of two resistances of 17 ohm each joined in parallel. A very high resistance voltmeter reads the terminal voltage of cell to be 1.5 volt. Calculate the internal resistance of each cell. क्या कह रहा है, दो आइडेंटिकल सेल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, दोनों की EMF सेम होगा, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, है ना। दोनों को ज्वाइन किया हुआ है पैरेलल, और फिर उसके साथ एक सर्किट और ज्वाइन करिए जिसके पास दो रेजिस्टेंस है 17 ओम के, वो भी पैरेलल है। तो कुछ ऐसा बनेगा, पहले इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पैरेलल कर दिया। ये 17 ओम, ये 17 ओम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या बोला है, दो रेजिस्टेंस है अपने पास, EMF है एक ऐसे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया एक ऐसे, और इन सबको जोड़ दिया है एक एक्सटर्नल ये बैटरी से, ठीक है। नहीं, एक्सटर्नल बैटरी से नहीं जोड़ा है, चलिए ये कुछ ऐसे जोड़ दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो कुछ ऐसे यहाँ से करंट जा रहा होगा, इससे निकल रहा है, इसकी EMF कितनी है 1.5 वोल्ट, इसको R मान लेते हैं, ये 1.5 वोल्ट, इसको R मान लेते हैं। अब अपने को क्या क्या निकालना, क्या क्या गिवन है पहले देखते हैं। देखिए EMF अपने को गिवन है 1.5, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपने को दे रखा है, कितना गिवन था, यहाँ कहीं दिया हुआ था 1.4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास हो जाएगा, नहीं करंट नहीं निकालना, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। चलिए इंटरनल हो गया। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि R डैश इक्वल्स टू, पहले तो R डैश मान लेते हैं हम, कि R डैश जो है वो हो गया हमारे पास नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू सेल्स, ठीक है। टू दोनों सेल्स का नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश है, अपने पास R नहीं गिवन है, ये निकालना है अपने को, ये हर सेल का R। तो उसके लिए देखिए कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा ध्यान हो तो करवाया होगा मैंने कि E माइनस वी अपॉन में V, सॉरी E माइनस वी अपॉन में V, ये कॉन्सेप्ट हमने किया था वहाँ, E माइनस वी माइनस 1 इंटू R, ये एक रिलेशन निकाला था। इससे अगर R डैश निकाल लेंगे तो ये दोनों पैरेलल में है, तो फिर हम R निकाल सकते हैं इजीली। तो पहले ये निकालेंगे। अब इसके लिए अपने को चाहिए R, तो R कैसे निकलेगा, ये दो पैरेलल में है, 17 इंटू 17 अपॉन में 17 प्लस 17, ऐसे कर सकते हैं इनको, है ना। तो ये कितना हो गया 17, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर देते हैं 34, ये 17 के टेबल में 2 पर, तो ये आंसर आ रहा है 17/2 ओम। तो ये आ गया 17/2 ओम, ये आ गया। अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो R डैश में, तो R डैश इक्वल्स टू 17/2, E कितना है 1.5 माइनस 1.4 अपॉन में 1.4। चलिए सॉल्व करते हैं इसको,
17/2 इंटू ये आ गया 0.1 अपॉन में 1.4, पॉइंट हट जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.62 ओम। ये आ गया 0.62। क्लियर है यहाँ तक? अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, सिंपल सा कि आर डैश जो होता है या तो ऐसे कर लेंगे या ऐसे कर देंगे, 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू होगा 1/r प्लस 1/r, जो कि हो गया 2/r, और 1/r डैश की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.62, तो r कितना आ गया 2 इंटू 0.62, मल्टीप्लाई करेंगे 4 12 1.24, ये ओम इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। हर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगी वो होगी 1.24 ओम। क्लियर? चलिए, कह रहा है इन द सर्किट द सेल्स E1 एंड E2 हैव EMF 4 वोल्ट 8 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस आर 0.50 ओम 1.0 ओम रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। करंट निकालना हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इट मींस इसके पास कितना करंट है, इसके पास कितना, इसके पास इतना, है ना। ये तो निकालना इजी है क्योंकि ये टोटल करंट इसी के पास जाएगा, ये तो सिंपल सर्किट से कनेक्ट है तो ये तो टोटल जाएगा, तो टोटल करंट अपने को निकालना है, और टोटल करंट निकालने का वही फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस। अब सबसे पहले बात आती है ई नेट की, तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिए, मैंने भी अब दिया ध्यान, इसका ये पॉजिटिव एंड है और इसका ये पॉजिटिव एंड है, ये हायर पोटेंशियल पर है क्योंकि 8 वोल्ट है, ये लोअर पे। पोटेंशियल के लिए हमने ई नेट कैसे निकालने को बोला था कि E2 माइनस E1 दैट इज 8 माइनस 4, तो ये आ गया 4 वोल्ट। याद हो तो मैंने केस लिया था वहाँ पे चार्जिंग कैसे करते हैं बैटरी को, है ना, सेल को कैसे करते हैं, किसी चार्जर से सेल को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी जो चार्जर होता है उसके पॉजिटिव एंड से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये साइन उल्टे हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब आ गया R, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये दोनों कैसे हैं, 3 ओम और जो ये 6 ओम है ये हो गए, ये पैरेलल में है, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम मान लेते हैं R डैश, तो 3 इंटू 6 अपॉन में 3 प्लस 6 18/9, तो ये आ गया 2 ओम। अब ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 4.5 दे रखा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.5 प्लस 2, तो ये आ गया 6.5 ओम। ठीक है, अब अगर हमें आर नेट निकालना है तो ये सारे किसमें हो गए एक साथ, ये सीरीज में हो जाएंगे। क्लियर? तो आर नेट अगर निकालना है तो ये आ गया अपने पास 6.5 प्लस 0.5 प्लस 1, ये प्लस ये हो गया 7, ये हो गया 8 ओम। अब आई निकालेंगे तो ई नेट अपॉन आर नेट, तो ई नेट अपने पास आ गया था 4, आर नेट आया है 8, ये आ गया 1/2, इट मींस 0.5 एम्पियर, है ना, 1/2 भी बोल सकते हैं इसको, 1/2 या 0.5, तो इट मींस यहाँ पे जो आ रहा है करंट यहाँ से ऐसे, इसके पास होगा 1/2 एम्पियर, इसको 0.5। अब यहाँ से आके जो करंट है ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, तो करंट निकालना है तो इसके लिए पहले हम, ये दोनों पैरेलल में तो इनका एक चीज तो कॉमन होगा, वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनका अगर हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं तो उस पोटेंशियल की हेल्प से फिर हम इन दोनों के अक्रॉस करंट निकाल सकते हैं। अब पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो इनका हम क्या निकाल रहे हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, तो इसको V मान लेते हैं सपोज V निकाल रहे हैं, ठीक, कैसे निकलेगा, V इक्वल टू होता है I R, है ना, तो टोटल इन दोनों को मिला के टोटल करंट I जा रहा होगा, टोटल इनका रेजिस्टेंस जो है वो क्या लिया था हमने R डैश, I जा रहा है अपने पास 1/2, R डैश आया था 2, ये रहा देखिए, तो पोटेंशियल आ गया 1 वोल्ट, इन दोनों का पोटेंशियल हो गया 1 वोल्ट। अब लगा देते हैं फिर से वही ओम्स लो, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू इसके अक्रॉस मान लेते हैं हम I1 और इसके अक्रॉस मान लेते हैं I2, तो I1 इक्वल टू V अपॉन में इसका R1 मान लिया, तो 1/, ये आ गया 3, तो ये आ गया इतना एम्पेयर करंट इसके पास। दूसरा I2 निकालेंगे सिमिलरली, V अपॉन R2,
V1 दे रखा है, R2 कितना है 6, तो 1/6 एम्पियर। तो ये करंट हो जाएगा इन दोनों के पास। क्लियर? चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर E1 एंड E2 आर रिस्पेक्टिवली 2.0 वोल्ट एंड 4.0 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 एंड R आर रिस्पेक्टिवली this and this. Calculate the current in the circuit. Okay. Also calculate first potential difference between point B and A, right? And potential difference between points A and C. तो ये एक सर्किट दे रखी है, ये इसके सेल्स हो गए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया, ये करंट जा रहा है I। तो पहले तो ये I निकालना है। अगेन 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 इसमें भी वही केस दे दिया है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है ना। तो E1 पहले कितना दे रखा है वो लिख लेते हैं। E1 दे रखा है 2 वोल्ट, E2 दे रखा है 4 वोल्ट, R1 अपने को दे रखा 1 ओम, R2 अपने को दे रखा 2 ओम और कैपिटल R अपने को दे रखा 5 ओम। ये गिवन है, करंट निकालना है। तो टोटल EMF, तो E नेट कैसे निकलेगा, वही अगेन। तो यहाँ पे पड़ा है E2 माइनस E1, तो दैट इज 4 माइनस 2, ये आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, EMF आ गया अपने पास। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये सारे सीरीज में, तो R नेट कैसे निकलेगा, तो R1 R2 R3 सारे दे रखे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक है, R1 कितना है 1 प्लस 2 प्लस 5 कितना आ गया 8 वोल्ट। क्लियर, 8 वोल्ट आ गया अपने पास। अब I निकालना है, तो E नेट अपॉन R नेट। E नेट कितना है 2, R आया 8, 1/4 दैट इज 0.25 एम्पियर। इसको हम 1/4 भी बोल सकते हैं। ये आ गया पूरी सर्किट का करंट। तो I करंट कितना होगा 0.25। अब निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड A। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। देखिए ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो फर्स्ट बोला ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, A से B पे हायर टू लोअर निकलता है, हायर A हो गया यानी VA माइनस VB, और वो इक्वल्स टू क्या होगा E2 माइनस IR2। इसके डायरेक्ट हमने पढ़ा है, जब सेल्स हमने ड्राइव किए थे तब भी पढ़ा था। E2 कितना है 4 माइनस I कितना है अपने पास 1/4 या 0.25, R2 कितना है 2, 4 माइनस 0.5, तो ये आ गया 3.5 वोल्ट। चलिए पहला पार्ट तो खत्म। अब A और C के बीच में, अब A और C में देखिए ये हायर पर है और ये लोअर पे है, और जबकि डायरेक्शन ये होनी चाहिए करंट की। तो इस केसेस में भी आपको बता रखा है कि जो VAC होगा वो होगा VA माइनस VC तो होगा, बट जो फॉर्मूला होता है ये प्लस हो जाता है, सॉरी E1 इंटू IR1 है ना, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा तो ये प्लस हो जाएगा। E1 कितना है 2, I 0.25, R1 1, तो 2 प्लस 0.25, तो ये आ गया 2.25 वोल्ट। तो ये निकालना था अपने को। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन द 2 इलेक्ट्रिक सर्किट्स शोन इन फिगर डिटरमाइन द रेटिंग्स ऑफ आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर। ये 2 सर्किट है, सर्किट ए सर्किट बी। ठीक है, इसमें एमीटर की वैल्यू निकालनी है और वोल्टमीटर की वैल्यू। तो एमीटर का तो वही ओके, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से कनेक्ट होते हैं, ये सर्किट तो अपने पास जो रेगुलर सर्किट होती है वो हो गई। एमीटर हमारा यहाँ कनेक्ट है, तो मतलब करंट टोटल निकालना है, जबकि वोल्टमीटर इसके अक्रॉस करंट कनेक्ट है ओनली। तो जो पोटेंशियल यानी वोल्टमीटर की जो वैल्यू निकलेगी वो सिर्फ इसके अक्रॉस निकलेगी। चलिए तो ई नेट निकालते हैं। सबसे पहले आई निकालना, तो ई नेट इस केस में तो हो गया 6 + 9 15 वोल्ट, ये हो गया सर्किट है। सर्किट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है रेजिस्टेंस की।
रेजिस्टेंस कितने हैं, सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस है, तो आर नेट 1 + 1 तो आ गया ये 2 ओम। तो I इक्वल्स टू ई नेट अपॉन आर नेट, तो ये आ गया अपने पास 15/2 दैट इज 7.5 एम्पियर। तो ये तो आ गया। चलो अब बात करते हैं हम, तो इसका देखिए ध्यान से, ये कैसे निकलेगा, V इक्वल्स टू हमने पढ़ा है E माइनस आई आर, है ना, आई आर। अब V किसके अक्रॉस कनेक्ट है, इस सेल के अक्रॉस, इसकी पोटेंशियल हो गया 6, करंट तो जा रहा होगा इसके पास 7.5, आर कितना है इसका 1, ये हो गया -7.5, तो ये आ गया आंसर -1.5 वोल्ट। ठीक है, ये तो हो गया सर्किट ए के लिए। अब बात करेंगे यहां से हम सर्किट बी। सर्किट बी में अगर देखें, सबसे पहले मेथड तो वही रहेगा, आई निकालने का, ई नेट अपॉन आर नेट। बट ई नेट कैसे होगा, इसका पॉजिटिव ये पॉजिटिव दोनों कनेक्ट हैं, तो इस केस में ई नेट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो वो हो जाएगा 9 - 6, इट मीन्स 3 वोल्ट। ठीक है, तो आर तो अपने पास सेम रहेगा, जो आर ने हमने निकाला था आर नेट, वो तो वही आएगा 2, तो इसकी वजह से आई कितना हो जाएगा, ई नेट बाय आर नेट कितना हो गया, ई नेट अपने पास है 3, ठीक है, आर नेट हो गया 2, तो ये आ गया 1.5 एम्पियर। चलिए ये तो इजी हो गया। अब बात करते हैं हम V की, इक्वल्स टू होगा E। अब ये सारा क्या है, गेम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का है, तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया I + R। ठीक है, ये हो गया अपने पास I + R प्लस IR, बिकॉज ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है। इसका E दे रखा 6, I आया है 1.5 × 1, तो 6 + 1.5 ये हो गया 7.5 वोल्ट। क्लियर यहाँ तक। चलिए प्लस किस लिए लगाया है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a network of resistances is connected to a 16 volt battery with internal resistance of 1 ohm as shown in figure. Compute equivalent resistance of the network, obtain the current in each resistor, obtain the voltage drop VAB, VBC and VCD। ये एक सर्किट दे रखी है 4 ओम 4 ओम, इस टाइप से I1 I2, यहाँ से I करंट जा रहा है, फिर यहाँ से I आ रहा है, डिवाइड हो रहा है I1 I2 में 4 ओम 4 ओम के अक्रॉस में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, I करंट जा रहा है 1 ओम के, फिर यहाँ से I3 I4 में डिवाइड हो रहा है 12 और 6 ओम। ये ऐसा अरेंजमेंट दे रखा, और अपने को क्या निकालना है, सिंपल अपने को बोल रहा है कि इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, नेटवर्क का इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होगा, चलिए निकालते हैं। ए पार्ट, नेटवर्क ये है अपने पास। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों हो गए, अगर मुझे आर नेट निकालना है या आर निकालना है सिंपल इसका, ये दोनों पैरेलल में 4 × 4 अपॉन में 4 + 4, फिर ये इसके साथ सीरीज में, फिर वो दोनों पैरेलल में 12 × 6 अपॉन में 12 + 6, ये आ गया 16/8 प्लस 1 बटे में 18, ये आ गया 4, या 2 2 1 3, ये आ गया 7 ओम। तो आर आ गया इसका 7 ओम। अब कह रहा है ये ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर। ओके, करंट निकालना है हर रजिस्टर के अक्रॉस। करंट निकालने के लिए अपने पास क्या होता है, पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल करंट। तो टोटल करंट के लिए चाहिए हमें ईएमएफ और अपॉन में R + R। ठीक है, ईएमएफ अपने को दे रखी है 16, ये आया है 7, ये 1, तो 7 + 1 8, ये आ गया 2 एम्पियर सिंपल सा। तो इट मीन्स ये करंट जा रहा है 2 एम्पियर। अब यहाँ से करंट होगा डिवाइड होना स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो I जो है वो हो रहा है I1 + I2 के, बट I1 और I2 ध्यान से देखिए तो इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है। रेजिस्टेंस इक्वल है तो इन दोनों का ये भी सेम होगा। ठीक है, तो I इक्वल्स टू क्या होगा, 2I1 हो गया। I की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, 2 एम्पियर।
तो I1 कितना आ गया 1, I1 और I2 आ गया अपने पास 1 एम्पियर, 1 + 1। फिर यहाँ से आ रहा है ये I करंट, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, तो इसके अक्रॉस भी निकल गया, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ से आके फिर डिवाइड होना ये स्टार्ट होगा। अब इसके अक्रॉस जब निकालना है तो इसके अक्रॉस निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, पहले इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल अक्रॉस CD। तो कैसे निकलेगा, टोटल करंट आ रहा है I और इनका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस CD, ये तो हो गया 2। अक्रॉस CD के जो रेजिस्टेंस आया था वो आया था अपने पास 4, तो ये आ गया 8 वोल्ट। अब यहाँ से निकालेंगे हम, 8 वोल्ट आ गया, तो I3 जब निकालेंगे ये I3 तो क्या होगा VCD अपॉन में R3। तो VCD कितना है 8, R3 है अपने पास 12, तो 2/3 आ गया आंसर, है ना। 4 के डबल 2 पे 4 के डबल 3 पे, तो ये आ गया 2/3 एम्पियर, जिसको हम सॉल्व करके कर सकते हैं 0.66 एम्पियर। I3 आ गया अपने पास। अब आता है I4, इसको भी यहीं कर देते हैं। I4 क्या होगा VCD अपॉन में, VCD मीन्स ये आया है 8 वोल्ट, ये है 6, 4 के टेबल में 2 पर, 4 के टेबल सॉरी ये तो 4 में 2 के टेबल पे 4 पर और 2 के टेबल पे 3 पर, तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है, 4/3 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक, 8/4, ठीक है। अब अपने को क्या कर रहा है कि हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है AB BC और CD, इसके अक्रॉस जैसे ये निकाला था वैसे ही, ठीक है, ये तो हम निकाल चुके हैं, डायरेक्ट लिख देंगे इसको। तो इसके अक्रॉस क्या निकलेगा VAB = I करंट टोटल, और इनका रेजिस्टेंस कितना है टोटल 2, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। तो VAB जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे I × RAB, और I आया था अपने पास 2, RAB भी आया है अपने पास 2, तो ये आ गया 4 वोल्ट। फिर क्या है अपना नेक्स्ट पार्ट जो है वो होगा शायद VBC = I × R जो है BC का, ठीक है। ये अपने को दे रखा था 2 और ये शायद 1 था अपने पास, ये 1 ओम रेजिस्टेंस 1, तो ये आ गया अपने पास 2 वोल्ट, और VCD हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 8 वोल्ट, तो ये हो गया तीनों के अक्रॉस अपना पोटेंशियल। क्लियर, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो टोटली था हमारा कंप्लीटली जो डिपेंड था वो था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी बेसिकली सेल के ऊपर। उसमें हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ लिया और टर्मिनल पोटेंशियल, तो यहाँ सेल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इससे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।